डकी भाई पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि जो पहले बड़े यूट्यूबर्स हैं उनमें से वो हैं। और इन्होंने ये क्या किया कि ये रोस्टिंग शुरू की, रोस्टिंग से फिर आगे ये इस तरफ आ गए, मिलियंस में व्यूज़ आना शुरू हो गए। दूसरे ममालिक में भी इधर उधर भी जाने का इन्हें मौका मिला। और मेरे ख्याल कुछ 1-2 साल पहले इनकी शायद शादी भी हुई। जी। इन्होंने एक घर की वीडियो बनाई और इन्होंने कहा ड्रीम होम। ये आजकल बड़ा चाल चलन है। तो ये हमने जी अपनी ज़िंदगी की कमाई से ये बना लिया और जाके उस घर पे वीडियो की। वो घर इनकी मलकियत ही नहीं था। तो आप घर के अंदर जाके कहते हैं जी किचन ये देख लें, आप अपना वीलॉग कर लेते हैं। आपके साथ जो गया होता है, आपका वालिद, भाई, कोई भी दोस्त भी हो सकता है, वो उन्होंने आरे लांदा है, कहते हैं ना, आरे लगाता है उसे, पीछे से अपनी गेम डालते हैं कि जो डकी भाई हैं वो पकड़े गए। और पकड़ा उन्हें इसलिए कि जी आप जो ऐप्स पाकिस्तान में जुए को प्रमोट कर रही हैं, उन ऐप्स को आप यहाँ पे, उनके वो कंट्री हेड भी थे और उनको आप प्रमोट भी करते थे। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोहा राशिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में फ़ारूक शहबाज साहब मौजूद हैं, जिनके पास बहुत गर्मा गर्म खबरें होती हैं और लोग इनकी खबरों को, इनके तबसरों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आजकल क्रिएटर्स का क्या मामला चल रहा है? क्रिएटर्स पकड़े जा रहे हैं, डकी भाई को पकड़ लिया, रिमांड बार बार हो रहा है, क्या मसला क्या है? अच्छा, ये अब आपने कहा ना गर्मा गर्म खबरें। तो हुआ ये कि डकी भाई पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि जो पहले बड़े यूट्यूबर्स हैं उनमें से वो हैं। डकी भाई का जो बैकग्राउंड है अब हम सभी जानते हैं। जो नहीं जानते उनके लिए ज़रा कुछ कह देना चाहिए कि इनका जो आगाज़ हुआ था, जो शोहरत इन्होंने हासिल की थी, वो थी रोस्टिंग वीडियोस। रोस्टिंग क्या है कि बेसिकली आप किसी का भी मजाक उड़ाते थे, और आप ये करते थे। और इनका बड़ा दिलचस्प था कि ये बैठते थे और ये जो चेयर्स होती है ना गेमिंग्स वाली, उसके ऊपर बैठ के, और भाई तुमने ये, और इसमें इनकी इससे भी आगे इनका असल नाम साद है। जी। और इन्होंने ये क्या किया कि ये रोस्टिंग शुरू की, रोस्टिंग से फिर आगे ये इस तरफ आ गए। शोहरत वहाँ से नुक्ता आगाज़ वो था। फिर यूट्यूब पे इन्होंने डेली व्लॉगिंग की तरफ आ गए। और डेली व्लॉगिंग में फिर इनके बड़े ही अच्छे जनाब मिलियन में व्यूज़ आना शुरू हो गए। दूसरे ममालिक में भी इधर उधर भी जाने का इन्हें मौका मिला। और मेरे ख्याल कुछ 1-2 साल पहले इनकी शायद शादी भी हुई। जी। अच्छा, अभी अब मैं थोड़ा सा उस पे आऊँगा कि भाई हुआ क्या, लेकिन उससे पहले एक बात और हुआ, ये कि इन्होंने एक घर की वीडियो बनाई और इन्होंने कहा ड्रीम होम। ये आजकल बड़ा चाल चलन है टिकटॉकर्स में, कुछ यूट्यूबर्स में भी, ये कि कोई घर दिखाते हैं बड़ा प्यारा सा खूबसूरत, उसमें हर चीज़ ऑटोमेटिक होती है। इनकी वो वीडियो भी मेरी नज़र से गुजरी है। तो ये हमने जी अपनी ज़िंदगी की कमाई से ये बना लिया। मेरे जैसा बंदा भी बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार अल्लाह और दे इनको। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात यहाँ पे है कि जब ये इनके ऊपर मुश्किलात का आगाज़ होता है, तो वही घर पता चलता है कि वो घर इनकी अपनी मलकियत नहीं था, किसी से इन्होंने बात की थी और जाके उस घर पे वीडियो की। वो घर इनकी मलकियत ही नहीं था, ठीक है। ये तो बाद में फिर वो घर का जो मालिक है, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो सामने आ गए। सिर्फ ये इन्हीं का नहीं, और भी इसी तरह की क्रिएटर्स, कुछ ख़वातीन ने भी ये हरकतें की। मिसाल के तौर पे वारदात क्या है, डिफेंस में जाते हैं आप, रियल एस्टेट एजेंट को कहते हैं हमें 4 कनाल का घर दिखा दें, 5 का दिखा दें, 10 का, वो बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा लग्जरी घर दिखाए। वो आपको घर दिखाने लेके जाता है, तो आप कहते हैं जी, अब उनको पता है कि आप क्रिएटर्स हैं, तो आप वीडियो बना रहे हैं, ये वो, उन्हें कोई इतराज़ नहीं होता इस बात पर, और आप पूछ भी लेते हैं। तो आप घर के अंदर जाके कहते हैं जी किचन ये देख लें, आप अपना वीलॉग कर लेते हैं। आपके साथ जो गया होता है, आपका वालिद, भाई, कोई भी दोस्त भी हो सकता है, वो उन्होंने आरे लांदा है, कहते हैं ना, आरे लगाता है उसे, पीछे से अपनी गेम डालते हैं। गेम डाल के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं जी ड्रीम होम। अगला बंदा जो है उसकी तो कोई अप्रोच नहीं इतनी है, वो देखता है यार मैंने तो घर दिखाया था इन्हें, तो इन्होंने तो अपना शो कर दिया। और इसी तरह पिछले दिनों एक सोसाइटी में भी वो जो वाक़या सारा हुआ, उसमें भी बाद में यही निकला, इस तरह की चीज़ें। तो मैं लोगों से ये कहूँगा आगे जाने से पहले, जो खबर देने से पहले, कि भाई इनका कंटेंट आप ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन हर बात पे यकीन मत कीजिए, बाद में ये निकलता। अच्छा, बात वो बड़ी दिलचस्प है कि जो डकी भाई हैं वो पकड़े गए। और पकड़ा उन्हें इसलिए कि जी आप जो ऐप्स पाकिस्तान में जुए को प्रमोट कर रही हैं, उन ऐप्स को आप यहाँ पे, उनके वो कंट्री हेड भी थे और उनको आप प्रमोट भी करते थे।
अच्छा, ये सिर्फ डक्की बाई पे मुश्किल नहीं आई। डक्की बाई की मुश्किलात का तो मुझे अंदाज़ा हुआ है, मैंने कुछ लोगों से बात की है। लेकिन फिर कुछ लोगों को भी वो कहते हैं ना नोटिस मिला, और उनको कहा गया जी आप पेश हों। और बड़े बड़े मशहूर जी क्रिएटर्स जी हैं। जी। उनको जब वो नोटिस मिला तो मेरे ज़रा कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार खबर तो लें, हुआ क्या है। हुआ क्या? ये सब कुछ तो कर रहे थे ये पहले भी, वो ऐप्स अभी भी मौजूद हैं, प्रमोट करने वाले भी मौजूद हैं, और ये ऐप्स वाले हमारे पास भी आते हैं। हम तो पहले चेक करते हैं भाई ये ऐप बनाती कैसे पैसे, जी। ठीक है, ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, खबर ये है कि तय हो चुका रियासत में, हम बड़ा कहते थे ना फैमिली व्लॉगिंग ने गंद मचा दिया, गंद मचा दिया। बहुत ही ताकतवर हलकों में ये तय हो चुका है कि हमने इन लोगों को फैमिली व्लॉगिंग, ये जो खराफात हैं, फहाशी उरियानी, और लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये चीज़ें प्रमोट करना कि यूट्यूबर बन जाओ, तो फिर बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पढ़ने की भी ये वाला जरूरत नहीं पढ़ने है। की ज़रूरत नहीं है भाई, डॉक्टर बनने के। मैं खुद एक सेमिनार में गया तो मुझे लड़कियों ने पूछा, मेरी एक कज़न है वो इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें लगाती हैं, तो वो तो बड़ी मशहूर हो गई हैं, उनको तो कपड़े आते हैं, पैसे मिलते हैं, तो मैं क्या करूं। लड़की ने मुझसे सवाल पूछा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं था तो बिल्कुल। अब ये रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि इन सब को एक एक करके बुलाया जाएगा, ठीक है। जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जिनको देख के बाकी छोटे क्रिएटर्स भी देख के खरबूजे के खरबूजा देख के जिस तरह रंग पकड़ता है। तो डकी बाई जो हैं इनको चौथी मरतबा रिमांड पे रिमांड, यानी जुडिशल नहीं हो सके, यानी जेल नहीं भिजवाया गया। इदारा जब भी पेशी होती है वो कहते हैं, डकी भाई ने पहले दिन ही जाके सब कुछ खोल दिया था। उन्होंने दबका शबका लगाया था, दबका भी और कुछ और भी, और बड़े तरीके होते हैं। और ख़ास तौर पे जो ये क्रिएटर्स हैं, ये इन बेचारों ने तो कोई मुश्किलात नहीं देखी, इनको उन्होंने टाइट किया है। कुछ लोग बाहर के मुल्क हैं, वो मुल्क में एंटर होंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। वो मुल्क में खुद आ जाएं, पेश हो जाएं, तो कुछ मुतालबात उनके सामने रखे जाएंगे कि आप ये कर लें, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, आज के बाद आपकी बाउंड्री ये हुआ करेगी। ठीक है। अगर तो वो नहीं करते, या तो वो किसी मुल्क पाकिस्तान से कहीं और चले जाएं, वहां जाके व्लॉगिंग कर लें, तो शायद वो बच जाएं। ठीक है। पाकिस्तान में रहते हुए उनको अपने काम का तरीका बदलना पड़ेगा, अपने जो लगवियात दिखाते हैं उनको छुपाना पड़ेगा। और ये जो ट्रेंड वो सेट कर रहे थे गलत, रियासत ने ये फैसला कर लिया, क्रॉस लगा दिया है। अब देखें आज ये काम ख़त्म होता है, 2 महीने में ख़त्म होता है। ख़बर यही है कि रियासत ने फैसला कर दिया, नो मोर फैमिली व्लॉगिंग। इस तरह की होगी ज़रूर, इस तरह की नहीं होगी जो इस तरह की चीज़ें प्रमोट करते हैं। तो अब आप समझें कि आगे बारी है फिर आगे कई लोगों की। आप मुझे जी, कह जी, रहे जी। थे इससे सर पहले, एक विरक नामी शख्स है, उसका और ब्यूरोक्रेसी का क्या मामला है? क्योंकि ये इल्जाम लग रहे हैं या ये बातें हैं कि कोई बाहर की नेशनैलिटी का मामला है, ठीक है। डुअल नेशनैलिटी ये लेके दे वैसे रहे हैं। विरक भी छेड़ा था ख्वाजा आसिफ साहब ने। अच्छा। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की थी कि यहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ना ब्यूरोक्रेसी, ये पुर्तगाल में वहाँ से नेशनैलिटी ले रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, बड़ा आसान था आज से कुछ साल पहले, अब भी है लेकिन थोड़ा सा कीमत बढ़ गई है, कि आप पाकिस्तान के शहरी भी रह सकते हैं, आप पुर्तगाल में जाके कुछ जगह खरीदें, आपको कुछ साल के लिए आप वो नहीं बेच सकते, इतनी मालियत की वो होनी चाहिए। बहुत से पाकिस्तान के लोगों ने वहाँ पे जाके नेशनलिटीज़ ली हैं, ठीक है। और ये किसी के पास पैसे हैं तो वो ले ले, उसका हक है। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट हैं, हाँ। जिनके एक दस्तखत से मेरी आपकी किस्मत के फैसले होते हैं, जो यहाँ पर सड़कों के अप्रूवल देते हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, पूरा पाकिस्तान चलाते हैं, और बाय लॉज भी वो नहीं कर सकते ये, वो क्यों नेशनलिटियाँ ले रहे हैं वहाँ पे? बिल्कुल। और अगर वो वहाँ पे नेशनलिटियाँ ले रहे हैं तो इस मुल्क से अपनी अफसरी छोड़ क्यों नहीं देते? यहाँ से रिश्वत का पैसा, चलो हो सकता है किसी ने अपने ज़ाती पैसों से भी ली हो, लेकिन ये बहुत महंगी है नेशनलिटी। ये ज़ाती पैसों से वही ले सकता है जो पीछे से लैंडलॉर्ड होगा। हाँ। मैं और आप तो नहीं ले सकते ये, बिल्कुल। ठीक है। तो ये लोग यहाँ से रिश्वत का पैसा जो ले रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूँ, ले के जाते हैं, और इनके फिर फ्रंट मैन है जो आगे। मैं विरक के ऊपर आ जाता हूँ। विरक साहब जो हैं, अली सुहेल विरक इनका नाम है। ये एक कहते हैं जी फौज में भी ये रहे हैं, लेकिन फिर उनको वहाँ से निकाल दिया गया, कोई डिसिप्लिन का मसला हुआ, जो वो खुद बताते हैं कि मैंने छोड़ दी थी। ठीक है। किस्सा ये है कि पिछले दिनों में इनकी एक करीबी अजीज़ की शादी थी, और आलम ये है कि आपके आईजी पंजाब, आपके लाहौर के बहुत बड़े ऑफिसर सीसीपीओ साहब, आपके एक कस्टम के बहुत बड़े ऑफिसर 22वें ग्रेड के, वो सब वहाँ थे। वो सब एक दिन नहीं थे, ये नहीं, और 3-3 दिन थे। मेरी आपकी शादी हो,
तो इन ऑफिसर्स को हम मेहनत करें कि आ जाएं, तो आते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे भी नहीं, 10 मिनट 10 मिनट के लिए, और बड़े मसरूफ होते हैं, जी। 3-3 दिन वहां पे रहे हैं। अच्छा। अब अली सुहेल विरक इनकी कोई रिश्तेदार तो नहीं है, हाँ। या तो वो बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट पेश करते होंगे इनकी खिदमत में, या वो इतनी खिदमत करते हैं जो हमें नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। ये जब बाहर के मुल्क जाते जी होंगे, जी जी जी। वो जो हैं उनके कनेक्शन बन गए यहाँ पे अली सुहेल साहब के, वो यहीं से गए हैं। उन्होंने फिर यहाँ पे एक ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर, एक ऑफिसर को इत्मीनान आ गया ना कि यार मेरी तुम जरा करवा दो, ये इतने पैसे यहाँ से निकालने, सर मसले कोई नहीं, मैं करवा दूंगा। तो वो जनाब करते कराते मैं कहता हूँ कि काफ़ी ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जिनकी जनाब पुर्तगाल में अब ज़मीनें भी हैं, कुछ की नेशनलिटीज़ भी हैं, और हुकूमत को इतनी तौफीक नहीं है कि उनका ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा कह रहा है, इतनी बड़ी बात कर रहा है, कोई कमीशन बना दें, कोई चेक ही कर लें कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। लोग नौकरी लाहौर में कर रहे हैं, नौकरी सियालकोट में कर रहे हैं, गुजरांवाला में कर रहे हैं, और पैसे यहाँ से इतनी, पहले तो ये चेक होना चाहिए कि 10 साल पहले ये कितना टैक्स देते थे, इनकी जायदाद क्या थी। ये जब CSS करके आते हैं तो बेचारों के पल्ले कुछ नहीं होता। मैं देखिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इन लोगों की जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और फिर आलम ये होता है कि इनके बच्चे 4 लाख की फ़ीस होती है बच्चे के स्कूल की, वहाँ पे बच्चा कैसे पढ़ा लेते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। तनख्वाह जो 17वें 18वें ग्रेड की है 1.5-2 लाख, मैक्सिमम 2.5 लाख। घर का अलाउंस ले लें आप, घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है। और भाई जिस स्कूल की फ़ीस ही 4 लाख है बच्चे की, वो आप देते कैसे हैं? मुझे ये बता दें, आपकी तनख्वाह इतनी नहीं है, पीछे ज़मीनें भी नहीं है, जब आप आए थे आपके हालात भी इस तरह के नहीं थे। तो अली सुहेल विरक साहब बाहर ही हैं, और ऑफिसर्स यहाँ पर हैं, और बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। कोई इनको बुला के पूछ ले कि भाई आप क्या कर रहे हो, इसके साथ क्या रिश्ता था आपका, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा इस बंदे पे। नाम किसी ने नहीं लिया, हम नाम ले रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ बुला के पूछे तो सही, कोई इतनी जहमत तो करे तो सही। तो अभी आप मुझे इससे ज़्यादा मेरे से ना उगलवाएं, मुझे और अपने आप को मुश्किल में ना डालें, बात को ख़त्म करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।